आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस वीडियो में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड सम कॉमन हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स विच इंक्लूड pentose and mannans and galactans, pectic substances and gums. So see, these are the following topics that we will cover in this video. So without wasting time, let's start. First of all, what is carbohydrate? So carbohydrates are defined as optically active polyhydroxyaldehydes or ketones, or the compounds which produce units of such type on hydrolysis. Means ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बेसिकली एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की काफ़ी सारी यूनिट्स को जोड़कर बनते हैं, और इनके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब हम इन एल्डिहाइड्स की या फिर कीटोन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है और हमें एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स ऊपर मिल जाते हैं। और ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि जब हम इन कंपाउंड्स के थ्रू एक रे ऑफ लाइट पास करेंगे तो ये उस रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस इज़ एन aldehyde or ketone which is optically active, this is a optically active carbohydrate. Ray of light is coming like this, so it will change the direction of the ray of light. If this ray of light, अगर ये ray of light जो है इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पर स्ट्राइक करेगी तो इससे जब वो पास होगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसे ही हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो कि उनकी यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हम इन्हें बोल सकते हैं कि दे आर ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। पॉली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ही हैं ना, CHO और CO इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ही हैं। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। Now these are the most abundant organic molecules in nature and are also referred to as saccharides. कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और टेस्ट में स्वीट होते हैं उन्हें हम शुगर्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके अंदर जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे ना उनके अंदर यही 3 ग्रुप्स मिलेंगे। इनका जनरल फार्मूला होता है CH2O, एंड ये जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बन का नंबर वरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कार्बोहाइड्रेट, बट जनरल फार्मूला होता है CH2ON। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के ही होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का मतलब होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर 1 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। डाइसेकेराइड्स जो हैं जिनके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स जिनके अंदर 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्योंकि ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स हम इंक्लूड करते हैं, तो जो डाइसेकेराइड है वो भी ओलिगोसेकेराइड का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स है और ओलिगोसेकेराइड पे हम 2 से 10 मॉलिक्यूल्स काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड कंटेन 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स: ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैलेक्टोज। डाइसेकेराइड्स एग्जाम्पल: सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज। ओलिगोसेकेराइड्स: रेफिनोज, स्टेकायोज। पॉलीसेकेराइड्स एग्जाम्पल: स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। सो अगर कहीं पर आपको एग्जाम्पल्स देकर भी आपसे पूछ ले कि ये कौन सा सेकेराइड है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, या फिर आपको कहीं भी MCQs में ही दे दे तो आप इतना तो लिख सकते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया लैक्टोज को डिफाइन करो, तो आप इतना तो बता सकते हो कि ये एक डाइसेकेराइड है, इसके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टडी इट इन सम डिटेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स के बारे में। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें हम सिंपली सिंपल शुगर भी बोलते हैं। सिंपल शुगर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इन्हें हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब हम इनके अंदर से वाटर ग्रुप रिमूव ही नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी सिंपल शुगर है, सिंपल इन द सेंस, और हाइड्रोलिसिस कर ही नहीं सकते। कर नहीं सकते क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके अंदर एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब इनके पास जब एक ही शुगर मॉलिक्यूल है उसका क्या ही हाइड्रोलाइसिस हम कर लेंगे, तो इसके अंदर हम नहीं कर सकते हैं। कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर के अंदर तो डिजोल्व हो जाते हैं लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनका जनरल फॉर्मूला होता है CH2ON। N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स।
Nextly, they are classified according to the number of carbon atoms they contain and also on the basis of functional group present. For if the number of carbons is 3, 4, 5, 6, 7, so 3 carbons, so trioses, tetroses for 4, pentoses 5, hexoses 6, heptoses 7, so etc. In this form monosaccharides are named. तो इन्हें हम एल्डोसिस या फिर कीटोसिस भी बोल सकते हैं, अगर डिपेंड करता है कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इन्हें हम एल्डोसिस बोलेंगे, लेकिन अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इन्हें हम कीटोसिस बोलेंगे. तो मोनोसेकेराइड को हम ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस इस वे में भी क्लासीफाई कर सकते हैं और एल्डोसिस और कीटोसिस इस वे में भी क्लासीफाई कर सकते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इराइथ्रूलोज एंड राइबुलोज. जो भी आपको ईजी लगे आप 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो. सो दिस वॉज अबाउट मोनोसेकेराइड्स. Next we have is oligosaccharides. So oligosaccharides that contain 2 to 10 molecules of sugar. These molecules can be same or different monosaccharides. मतलब कि ये जो molecules है ये हो सकता है कि सेम मोनोसेकेराइड के बने हुए हों या फिर हो सकता है कि डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स के बने हुए हों. और जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मोनोसेकेराइड्स मिल जाएंगे. ओलिगोसेकेराइड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे मोनोसेकेराइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. ओलिगोसेकेराइड्स आर द कंपाउंड शुगर्स दैट यील्ड 2 to 10 molecules of same or different monosaccharides on hydrolysis. मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड होती है जिनसे ये जॉइंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड. मीन्स अगर 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट्स जुड़ी हुई है इट विल बी कॉल्ड डाइसेकेराइड. अगर 3 जुड़ी हुई हैं तो इट विल बी कॉल्ड ट्राइसेकेराइड. 4 जुड़ी हुई हैं तो टेट्रासेकेराइड. इस दिस फॉर्म ओलिगोसेकेराइड्स को हम नेम कर सकते हैं. तो अगर 2 जुड़ी हुई हैं तो हम कहेंगे डाइसेकेराइड. मतलब अगर डाइसेकेराइड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, मोनोसेकेराइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. सिमिलरली अगर ट्राइसेकेराइड है 3 यूनिट्स जुड़ी हुई हैं तो इनका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 3 मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे. इसी फॉर्म में ये कनेक्टेड होते हैं. इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O(N-1). N-1 इज़ फॉर डाइसेकेराइड. ट्राइसेकेराइड के लिए N-2. इसी तरह टेट्रासेकेराइड के लिए N-3. तो इस तरह माइनस होते रहते हैं इंक्रीज विद द नंबर ऑफ सेकेराइड्स. डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल हो जाएंगे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज. ट्राइसेकेराइड्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे रेफिनोज और रेबिनोज. सो इसके भी कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह सकते हो आप वो याद कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ पॉलीसेकेराइड्स. सो पॉलीसेकेराइड्स जो जिन्हें हम ग्लाइकन्स भी बोलते हैं, इनके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और 10 से लेके हंड्रेड्स ऑफ शुगर्स इनकी लेंथ हो सकती है. तो अगर हम इन्हें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें वही 10 से ज़्यादा मोलिक्यूल्स ही मिलेंगे ना मोनोसेकेराइड्स के. पॉलीसेकेराइड्स जो हैं द डिफर इन ईच अदर इन द आइडेंटिटी ऑफ they are recurring monosaccharide units, in the length of their chains, in the type of bond linking units and in the degree of branching. तो पॉलीसेकेराइड्स जो है वो एक दूसरे से किन बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट है. एक तो कि मोनोसेकेराइड्स कौन से उसके अंदर जुड़े हुए हैं, चेन की लेंथ कितनी है, उनके अंदर बोन्स कौन सी फॉर्म हुई है, उनके अंदर ब्रांचिंग कितनी है, ब्रांचिंग है या अनब्रांच्ड है. तो इन बेसिस पर हम पॉलीसेकेराइड्स को एक दूसरे से अलग बता सकते हैं. दे आर प्राइमरीली कंसर्न विद 2 important functions, स्ट्रक्चरल फंक्शंस एंड द स्टोरेज ऑफ एनर्जी. स्ट्रक्चरल फंक्शंस और स्टोरेज एनर्जी जो है 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, 2 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के. दे आर फर्दर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. मतलब अगर हाइड्रोलिसिस करके सेम मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि हमने हाइड्रोलिसिस की, काफ़ी सारे जो हैं जॉइंट थे आपस में, हमने इनकी हाइड्रोलिसिस करी तो हमें पता चला कि सेम टाइप के मोनोसेकेराइड से ही बनी हुई थी, तो उसे हम कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड. लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें अलग अलग तरह के मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तो उसे हम कहेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पेक्टिन. एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स आर हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन. पेक्टिन के बारे में हम फर्दर इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब डिटेल में हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में. सो ये याद रखना कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड, मीन्स सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ पेक्टिन. Next is the functions of carbohydrates. So living organisms use carbohydrates as accessible energy to fuel cellular reactions. They are the most abundant dietary source of energy for all living beings. Obviously we know carbohydrates जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डाइट के लिए भी. उनके बिना तो हमें एनर्जी मिलती ही नहीं है. बहुत अच्छे सोर्स हैं एनर्जी के.
कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनर्जी के सोर्स हैं एनिमल्स के अंदर, और इनसे इनके यूज़ से इनको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमें एटीपी मिल सके. एटीपी इज़ द एनर्जी. They serve as energy storage, fuels, and metabolic intermediates. It is stored as glycogen in animals and starch in plants. So animals के अंदर glycogen की फॉर्म में स्टोर होते हैं और plants के अंदर starch की फॉर्म में स्टोर रहते हैं. Now stored carbohydrates जो हैं वो energy source की तरह काम करते हैं instead of proteins. Proteins की तरह नहीं बल्कि energy source की तरह काम करते हैं. Next, they form structural and protective components like in the cell wall of plants and microorganisms. कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनको स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करते हैं, जैसे कि सेल वॉल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. तो आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर, बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन जो कि कार्बोहाइड्रेट है. प्लांट्स के में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है. एनिमल्स वाली में काइटिन पाया जाता है. सो ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर ताकि वो उसको स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स में फंक्शंस में हेल्प कर सके. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर इंटरमीडिएट्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स. मतलब अगर हमें फैट्स और प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना है तो भी पहले कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, उसके बाद फैट्स या फिर प्रोटीन्स बनते हैं. Carbohydrates aid in regulation of nerve tissues and is the energy source for the brain. They get associated with lipids and proteins to form surface antigens, receptor molecules, vitamins and antibiotics. Formation of structural framework of RNA and DNA. So RNA और DNA बनाने में भी इनका बहुत ही बड़ा structural role है. They are linked to many proteins and lipids. Such linked carbohydrates are important in cell-to-cell communication and interactions between cells and other elements in the cellular environment. कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स से लिंक्ड होते हैं और इनसे लिंक होने की वजह से सेल्स को आपस में कम्युनिकेशन करने में, जैसे ये दो सेल्स हैं इनको आपस में कम्युनिकेट करना है, कोई सामान है, कोई एलिमेंट है जिसको ट्रांसफ़र करना है तो उस चीज़ में ये हेल्प करते हैं. या फिर हो सकता है कि बाहर के इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करना हो तब भी ये हेल्प करते हैं. एनिमल्स के अंदर ही कनेक्टिव टिश्यूज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट है. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फाइबर में रिच होते हैं और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं. They help in modulation of the immune system. Next come is the properties of carbohydrates. So physical properties, and the next slide we will be studying about the chemical properties of carbohydrates. So these are some physical properties of carbohydrates: stereoisomerism, optical activity, diastereomers, anemomerism. स्टीरियोआइसोमर्स मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन कुछ ना कुछ उनको अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है. जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के अंदर अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप सपोज यहाँ प्रेजेंट है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, जबकि दूसरे वाले के अंदर अगर इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है तो उसे हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स. मतलब कि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, उनके अंदर जितने कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं वो दोनों के अंदर सेम है, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग है. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर्म्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्लूकोज. ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन किया था. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो रे ऑफ लाइट को रोटेट कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी. मतलब पॉजिटिव ग्लूकोज भी बना सकते हैं, नेगेटिव ग्लूकोज भी बना सकते हैं. नेक्स्ट इज डायस्टीरियोआइसोमर्स. मीन्स इनकी कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज होता है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन के रिस्पेक्ट में होता है. इन्हीं कार्बन सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पर चेंज होता है तो उन्हें हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स. लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन पर चेंज हो रहा है इन द केस ऑफ एल्डोलिसिस और सेकंड कार्बन इन द केस ऑफ कीटोसिस तो उसे हम कहेंगे एनोमरिज्म. सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा. एनोमरिज्म में फर्स्ट कार्बन पर अगर एटम पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है एल्डोलिसिस के केस में और सेकंड कार्बन इन कीटोसिस तो उसे हम कहेंगे एनोमरिज्म. लेकिन अगर ओवरऑल सेकंड, थर्ड या फोर्थ पर चेंज हो रही है ग्लूकोज के केस में, जैसे कि ग्लूकोज के केस में, मेनोज, गैलेक्टोज के केस में, तो उसे हम कहेंगे डायस्टीरियोआइसोमर्स. डायस्टीरियोमर्स मतलब डाई तो कार्बन 2, 3, 4 2 से इंक्रीज हो जाएगा और एनो मीन्स ए मीन्स 1. सो फर्स्ट कार्बन इन एल्डोलिसिस एंड सेकेंड कार्बन इन कीटोसिस. नेक्स्ट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट वन इज़ ओज़ोन फॉर्मेशन. मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ऐसी शुगर्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाती हैं तो वो ओज़ोन की फॉर्मेशन करते हैं.
एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज अजोन। नेक्स्ट इज बेनेडिक्ट्स टेस्ट। Reducing sugars when heated in the presence of alkali gets converted to powerful reducing species known as enediols. When Benedict's reagent solution and reducing sugars are heated together, solution changes its color to orange red or brick red. This was the whole Benedict's test. Next is oxidation. Monosaccharides are reducing sugars if their carbonyl groups are oxidized to give carboxylic acid. In Benedict's test, D-glucose is oxidized to D-gluconic acid, thus glucose is considered a reducing sugar. Next is the reduction to alcohols. So the CO group in open chain form the carbohydrate can be reduced to alcohols by the application of sodium borohydride or catalytic hydrogenation. The products are known as alditols. These are the chemical properties. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स में इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, उनकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट आर सम कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन वी हैव इज़ पेंटोसन्स. तो पेंटोसन्स जो हैं वो ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि 5 कार्बन शुगर के बने होते हैं. पेंटोसन मीन्स 5, सो 5 कार्बन शुगर के ये बने होते हैं, इसीलिए इन्हें हम पेंटोसिस भी बोलते हैं. ये जो है ग्रेन्स, फ्रूट्स या फिर लेग्यूम्स में पाए जाते हैं. पेंटोसन्स जो है उनका काम होता है बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ होते हैं. क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. अब क्योंकि ये बहुत अच्छे टाइम तक वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं तो फ्लोर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है, उसका ख़राब होने का रेट जो है वो कम हो जाता है. तो इस वजह से बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. इनका जनरल फॉर्मूला है C5H8O4. N is used depending on the number of saccharides used. नेक्स्ट वी हैव इज़ मैनन्स. तो मैनन्स जो हैं वो मेनोज शुगर के पॉलीमर्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारी मेनोज शुगर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं और उन्हें हम मैनन बोलते हैं. ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनके अंदर हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. दे आर अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड comprising hemicellulose, a major source of biomass found in higher plants such as softwoods. These polymers also typically contain two other sugars, galactose and glucose, and they are often branched. तो इन जो मेनन्स होते हैं इनके अंदर हेमीसेल्यूलोज मिलता है. हेमीसेल्यूलोज एक बायोमास है जो कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. इनके अंदर जनरली 2 तरह की शुगर मिलती है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और ये ब्रांच्ड होते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ गैलेक्टन्स. गैलेक्टन्स जो हैं वो गैलेक्टन शुगर से बने होते हैं. गैलेक्टोज जो है वो शुगर के पॉलीमर्स आपस में जॉइंड होते हैं टू फॉर्म अ गैलेक्टन, और इनके अंदर जो है अल्फ़ा 1,3 या फिर अल्फ़ा 1,6 लिंकेज हमें मिलती है विद स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग अदर मोनोसेकेराइड्स एट साइड चेन. साइड चेन की फॉर्म में दूसरे मोनोसेकेराइड्स भी इनके साथ कनेक्टेड होते हैं एंड ये ब्रांच्ड होते हैं. सो दिस वाज अबाउट गैलेक्टन्स. नेक्स्ट इज पैक्टिक सब्सटेंसेस. Pectic substances are unbranched polygalacturanoids, that is, polymers of galacturonic acid in which some of the carboxylic groups are esterified with methanol. Neutral monosaccharides such as galactose, rhamnose, arabinose, and xylose are also present in pectic substances. Unbranched है, as you can see, चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है, और गैलेक्टुरॉनिक एसिड के पॉलीमर्स हैं, मतलब गैलेक्टुरॉनिक एसिड के जो है वो आपस में लिंक्ड हैं. तो काफ़ी सारे गैलेक्टुरॉनिक एसिड लिंक्ड हैं, तो ये एक पॉलीमर है गैलेक्टुरॉनिक एसिड का. इसमें कुछ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं उसमें मिथेनॉल ग्रुप प्रेजेंट है, एज यू कैन सी हेयर. कहीं कहीं पर CH3 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, मिथेनॉल ग्रुप प्रेजेंट है. उनसे एस्टेरिफाइड है, मीन्स ईस्टर और मिथेनॉल दोनों का रिएक्शन होकर और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है. तो इसी यही एक खासियत है पैक्टिक सब्सटेंसेस की. अनब्रांच्ड है और मिथाइलेटेड है, मिथेनॉल से एस्टेरिफाइड है. कुछ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स एस्टेरिफाइड है, सारे ग्रुप्स एस्टेरिफाइड नहीं है, और गैलेक्टुरॉनिक एसिड के पॉलीमर्स हैं. ठीक है. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस: पैक्टिक एसिड, पैक्टीन एंड प्रोटोपैक्टीन. पैक्टिक एसिड जो है वो अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोर देन 100 और अप टू 100 यूनिट्स की जॉइनिंग होती है. डी इलेक्ट्रॉनिक एसिड की 100 यूनिट्स अगर जॉइन हो रही है कहीं पर और अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल है तो वो होता है पैक्टिक एसिड, और इसके अंदर जो लिंकेज होती है वो होती है 1,4 लिंकेज.
मोनोमर्स जो है मतलब एक एक यूनिट जो है वो 1 और 4 फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट यूनिट एंड फोर्थ कार्बन ऑफ द सेकेंड यूनिट इस तरह से ज्वाइन होता है, तो उन्हें हम पैक्टिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट इज पैक्टिन। पैक्टिन जो है वो एक्सटेंसिवली एस्टरिफाइड पैक्टिक एसिड होता है, मतलब इनके अंदर जो मिथनॉल से एस्टरिफिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मिथाइल एस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर किसी भी पैक्टिक एसिड के अंदर या फिर जो पैक्टिक सब्सटेंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिथाइल एस्टर्स बन रहे हैं तो समझ लो ये पैक्टिन है। ये वाटर में तो सॉल्युबल होता है, लेकिन सॉरी जो पैक्टिक एसिड होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ये जो पैक्टिक एसिड है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो पैक्टिन है वो वाटर में कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। सॉल्युबल नहीं हो पाता, कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेता है। नेक्स्ट इज प्रोटोपैक्टिन। तो प्रोटोपैक्टिन जो है वो पैक्टिक एसिड और पैक्टिन इन दोनों से एक लार्जर मॉलिक्यूल है। जब फ्रूट्स राइपन होते हैं तो जो प्रोटोपैक्टिन है वो पैक्टिक एसिड और पैक्टिन में कन्वर्ट होता है। पैक्टिन्स इन फ्रूट्स वरी इन देयर मिथोक्सिल कंटेंट एंड इन जेलोइंग पाउडर। जो पैक्टिन है वो अब क्योंकि उनके पास मिथाइल एस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वही एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करता है फ्रूट्स के अंदर, और उनका जो पाउडर होता है वो जेलिंग पाउडर होता है, जेली जैसा होता है। नेक्स्ट इज गम्स। गम्स जिन्हें हम हाइड्रोकोलोइड्स या फिर पॉलीसेकेराइड्स भी बोलते हैं, ये ऐसे पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि काफ़ी वर्सेटाइल हैं, मतलब इनकी जैसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और किसी पॉलीसेकेराइड में नहीं मिलती हैं। दीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फूड सेक्टर एज इंग्रेडिएंट और एडिटिव विच फुलफिल several technological and sometimes nutritional functions. This versatility is intrinsically related to their molecular composition, which gives these polysaccharides certain properties such as dialling, thickening, moisture retention, emulsification, and stabilization. In food industry, they are widely used in confectionery as ice cream stabilizers, food emulsions in the micro encapsulation of flavor and dyes, clarifiers and beverage stabilizers. ये कुछ यूजेस हैं इनके और फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, क्योंकि इनकी वर्सेटाइल नेचर है। जेली जैसे भी होते हैं, थिक भी होते हैं, मॉइस्चर भी रिटेन करके रखते हैं, स्टेबल भी होते हैं। गम्स जो हैं वो मेनली कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जेल्स और म्यूसिलेज भी फॉर्म कर सकते हैं। They have high molar mass and can be formed by galactose, arabinose, rhamnose, xylose, galacturonic acid and other compounds. So this was about gums. This was the end of the video, and if you have any doubts you can comment me in the comment section. Hope you like the video, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.